हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। करंट से रिलेटेड, चार्जेस से रिलेटेड, इन सारे कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होते हैं, ये सारे चैप्टर्स का ये टॉपिक क्या करता है, फाउंडेशन ले करता है। इस वजह से हमको इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग देखेंगे कि कुछ बोर्ड्स के अंदर ये 11th स्टैंडर्ड का भी कंसेप्ट है, कुछ बोर्ड्स हैं सीबीएसई बोर्ड्स हैं इनके अंदर ये 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट बन जाता है डायरेक्टली जा करके। और कुछ ऐसे बोर्ड्स में जहाँ स्टेट बोर्ड के बुक्स के अंदर ये स्टेट के भी 11th स्टैंडर्ड के बुक में भी डाला हुआ है, 12th के बुक में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। इसको पढ़ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से जब समझने की बारी आएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। हम क्या करेंगे, हम दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रो एंड व्हाट इज स्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रो जब भी वर्ड दिखाई दे तो हमको किसके बारे में बात करना पड़ेगा, बार बार चार्ज की बात करें। जब हम इलेक्ट्रो बोलते हैं तो हम चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में हम लोगों ने देखा स्टैटिक्स, उसके बाद हम लोगों ने देखा है डायनेमिक्स, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा काइनेमेटिक्स। ये सारी बातें हम लोगों ने उसके अंदर देखी। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती थी, मोशन से रिलेटेड होती थी। यहाँ पे स्टैटिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, रेस्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब हम वो चार्जेस के एटीट्यूड को पढ़ने वाले हैं जो वो दिखाता है जब चार्जेस हमारे कहाँ पर होते हैं, रेस्ट पर होते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमको यहाँ पे समझ में आई है। फर्स्ट चीज़ तो हमको ये समझ में आ गई कि हमको चार्जेस के बारे में पढ़ना है। सेकंड चीज़ हमको समझ में आ गई कि हमको चार्जेस को रेस्ट पर पढ़ना है। ठीक है, अब चार्जेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेस्ट के बारे में पढ़ना है। रेस्ट का तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके ऊपर सारी की सारी कहानी जो है वो ग्रेविटेशन जैसी लगने वाली है, वो कैसे काम करेगी वो सब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा चार्ज के बारे में। तो चार्ज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, चार्ज को डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब चार्ज को डिफाइन करने के लिए हमको समझना पड़ेगा फिजिक्स की एक कीन अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हर चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ कि फोर्स क्या है, तो फिजिक्स के हिसाब से तुम लोग बोलते हो कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मैं वैसे ही तुम लोगों से पूछ लेता हूँ वेलोसिटी क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक तरीके से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एज द अमेलगमेशन एंड और प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मुझको समझ में आता है कि फोर्स को हम डिफाइन करते हैं किसके दम पे, मास और एक्सेलरेशन के दम पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वापस से मास को डिफाइन करने की बारी आ जाएंगी तो हमारे पास कोई आंसर नहीं रह जाता। व्हाट कैन यू डिफाइन मास एज, मास को कैसे डिफाइन करोगे, टाइम को कैसे डिफाइन करोगे, लेंथ को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, ये सारी बातें क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने इसके बारे में बात की थी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है उन लोगों को ये पता होगा, जो लोग 11th में हैं अभी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको ये बात ज़्यादा ग्लांस पे आ रही होगी कि यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने देखा कि हमने दो चीज़ें वहाँ पे समझी थी कि यूनिट्स जो होते दो टाइप के हुआ करते थे। एक तो क्या होते थे, फंडामेंटल, ठीक है, और सेकेंड टाइप की यूनिट क्या हुआ करती थी, डिराइव्ड। एक फंडामेंटल यूनिट हुआ करती थी और एक डिराइव्ड हुआ करती थी। चार्ज जो है वो कुछ ऐसा ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। तो चार्ज को डिफाइन करने की बारी आ गई, तो चार्ज कैन बी डिफाइंड एज इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो कुछ भी मैटर हम लोगों ने देखा है, अर्थ, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, स्पेस, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी जब हम लोगों ने केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत बात की थी। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इस ही मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसको आगे और डिफाइन नहीं किया जा सकता कि अब ये क्या है, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसको हमको जनरली हमारे फंडामेंटल्स हैं, जो एटमॉस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, इस एटमॉस्फेयर के ये सब क्या है, फंडामेंटल्स हैं। हम जब कॉन्शियस हुए तो हमको ये चीज़ें ऐसी दिखी थी, इनको डिफाइन कर पाना मुश्किल हो गया। फिर ये चीज़ में मिक्स हुई और जो चीज़ बनी उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है कि ये चीज़ जो बनी हुई है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी। पर ये दोनों बेसिकली क्या है, इतनी एटमॉस्फेयर की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों के पास कैसे बन गई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का बिहेवियर, इन प्रॉपर्टीज़ का एटीट्यूड, इन प्रॉपर्टीज़ कैसे किसके साथ मिलकर काम करती हैं, ये सारी बातें हमको समझ में आती है। पर इनको डायरेक्टली डिफाइन कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हमको इनको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मानते हैं
फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक वो प्रॉपर्टीज हैं जो फंडामेंटल है नेचर में, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और लगे हाथ में ये भी बता देता हूँ कि एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे क्या है, मास। चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज और मास जो है दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। अब चार्ज को जब तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत तुमको मास के अंडरस्टैंडिंग को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझको चार्ज और मास के अंदर क्या होगा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस प्लेस करने पड़ेंगे। तो चार्ज मुझको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर टाइप क्या क्या हो सकते हैं, इसके अंदर टाइप क्या क्या हो सकते हैं, इसका इसके साथ रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, इसका इसके साथ रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, कैसे मैटर पे बिहेव करता है। तो अगर जनरली मैं बताने की कोशिश करूँ तो चार्ज हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज, जानते हो प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। तो चार्ज जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता, मास कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेगेटिव स्टेट। तो मास हमारा कैसा हो जा सकता है, सिर्फ पॉजिटिव स्टेट में रह सकता है, ठीक है। मास हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसी ही चीज़ अगर मैं चार्ज को देखने की कोशिश करूं तो एक ब्लॉक से या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हुए चार्ज का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम नहीं होता, तो डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी। चार्ज जो है वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता। पर मास क्या होता है ना कि रॉकेट वाली कहानी याद है, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाई है कुछ लोगों को, मास डज चेंज विथ वेलोसिटी। बहुत एक्सट्रीम बात है, जब लाइट की स्पीड से चलने लगेगा तब ये काम होना शुरू होगा। पर एक रॉकेट को इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक रॉकेट है, अब ये रॉकेट आसमान की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये रॉकेट के ऊपर फोर्स पड़ रहा है, ग्रेविटेशन चैप्टर में ये बहुत देखने को मिलता है। तो फोर्स जो है ना हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट होता है। मास तो सिस्टम का यूजुअली कॉन्स्टेंट होता है, फोर्स जितना ज़्यादा डालोगे एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमको ऐसा फील होता रहता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मास इसके बीच में कैसा है, कांस्टेंट है। ये बात हमको यहाँ पे फील होते रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत वेलोसिटी स्पीड से बढ़ रही है या फिर कोई सेल्फ कंज्यूमिंग एलिमेंट है जो खुद से ही चल रहा है, जैसे ये एक रॉकेट है, अगर रॉकेट आसमान की तरफ जब जा रहा है तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर ही भरा हुआ फ्यूल है, वही फ्यूल बर्न होकर के इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो बेसिकली जैसे जैसे फ्यूल कम होते जा रहा है वैसे वैसे इसका मास क्या हो रहा है, कम होते चले जा रहा है। मास जितना कम होते जा रहा है एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। ये सारी बातें हमको समझ में आ रही। तो यही चीज़ जब लाइट की स्पीड से चलना शुरू करेगी तो इसके मास के अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मास क्या करता है, विद वेलोसिटी क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, पर चार्ज कैसे रहता है, यहाँ से वहाँ तक जाते रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ मास। दो बातों को समझने की कोशिश करना डिफरेंस में। अगर मैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मास का ट्रांसफर होना ही है उसके साथ। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। तो अगर एक चार्ज यहाँ से निकल करके वहां पे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ से निकल करके वहां पे जाता होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर क्या कर रहा है, साथ साथ मास को भी अपने लेकर के जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चार्ज निकाल करके वहाँ लेकर के जा रहा है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत मास लेकर के जा रहा है। लेकिन जब मास का ट्रांसफर होता रहता है तो इंपॉर्टेंट ये है समझना कि ज़रूरी नहीं कि चार्ज का भी उसके साथ ट्रांसफर हो ही रहा हो। मतलब मास जब निकल के जा रहा है तो चार्ज में कोई डिफरेंस आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझो एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। इस केस में इसमें से एक चार्ज निकला और इधर चले गया, ठीक है। एक चार्ज निकला और यहाँ चले गया, तो इसका मास भी इसके साथ ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ मास। मास भी ट्रांसफर हो ही जाएगा, अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास ट्रांसफर हो ही जाने वाला है लगे हाथ। लेकिन समझो एक ब्लॉक में से निकला एक मास, छोटा सा एक टुकड़ा निकला और यहाँ पर आकर के क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसका अगर शुरुआत में चार्ज कुछ था तो इसका भी ज़रूरी नहीं है कि चार्ज के साथ ट्रांसफर हुआ ही हो, चार्ज में कुछ खास कम ज़्यादा होने वाला नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ मास इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ये थर्ड पॉइंट हमको इसके अंदर समझना पड़ता है, ठीक है। और चार्ज के थोड़े बहुत और फंडामेंटल्स है लगे हाँ, तुम लोगों ने इसको बचपन में देखा। ये चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेजर किस में करते हैं, कूलम्स में मेजर करने की कोशिश करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर समझती हो, तो चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारी बातें, ये सारा का सारा कहानी जो है, ये किसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है, ये सब बताया जा रहा है कि चार्ज बेसिकली है क्या, और चार्ज किसके साथ रिलेटेड है, मास के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। और मास और चार्ज में
बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, थोड़े बहुत जिन लोगों को कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं और मूव करेंगे नेक्स्ट लॉ की तरफ। सो कर लिया कॉपी, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रब कर देता हूँ ये सब कहानी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम जानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मास के अकॉर्डिंगली। तो ठीक है, तो मास के ऊपर एक लॉ बैठा हुआ करता था, उसको बोला जाता था कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बात समझ आई थी हमको। तो ये लॉ जब हमको बता रहा था, तो ये लॉ ने स्टेटमेंट कैसे दिया था, ये लॉ ने हमको बोला था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये बात हमको बोली थी। तो ओवरऑल मास ऑफ एन आइसोलेटेड बोलना शुरू कर दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बोलता, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर एक सिस्टम ले लो, उसके अंदर 5-6 एलिमेंट डाल दो, इसका मास निकल गया उसके पास जा रहा है, उसका पास निकल गया इसके पास जा रहा है, सबका एक दूसरे के पास जा रहा है, तो लास्ट में हमको एक बात समझ में आएगी कि मास कैसा हो सकता है, एक दूसरे को ट्रांसफर होते रहेगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में जो मास है वो हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई थी विद कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास जो कंसेप्ट है, तो उसके साथ क्या लगा हुआ है, सेम टू सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये भी, तो इसके साथ क्या लग गया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग गया है आकर के। ठीक है, वहां पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, यहाँ पे हमको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है। ठीक है, थोड़े फंडामेंटल्स के साथ छेड़छाड़ होगी, तुम लोगों को ये बात समझ में आएगी अभी कैसे होने वाला है। तो चार्ज को भी अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ उसी टर्म्स में, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, या फिर द टोटल चार्ज, उसी डिफाइन द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज remains constant, always remain constant। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करोगे, वैसे ही पुराने वाले टेक्निक करोगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, अब इमेजिन करने की कोशिश करो कि मास के साथ सीन क्या है। अगर मैं मास का एग्जांपल बता रहा हूँ और फिर मैं तुमको चार्ज का एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना, इसको कंफ्यूज मत होना, मास के साथ बार बार कंपेयर करूंगा ताकि तुमको समझ में आए। यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, अब यहाँ पे मास था पहले बॉडी में 1 kg। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी थी 2 kg, यहाँ पे एक बॉडी थी 3 kg। ठीक है, फिर कुछ तो छेड़छाड़ हुई, इसने उसको खिलाया, उसने इसको पिलाया, ये बन गया 1.5 kg, ये बन गया 2 kg। तो ये थर्ड वाला मास कितना है, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल दोनों आइसोलेटेड सिस्टम जो हैं, ये दोनों सिस्टम का मास हमेशा एक दूसरे को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कम ज़्यादा हो नहीं सकता। तो 1 + 2 + 3 विल बी इक्वल टू 1.5 + 2 + तीसरा वाला ने उसको नहीं पता, तो उसको मैं पकड़ लूँगा x। ये हो गया 3 + 3 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 1 + 2 ये हो गया 3.5 + x, ये 3.5 गया 2.5 इज इक्वल टू थर्ड वाला मास जो कुछ भी है मेरा वो कितना kg है, 2.5 kg है। इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है, ऑब्वियस है। अब यहाँ पे तुम लोगों को मैंने वहाँ पे बताया था कि मास जो है वो सिर्फ क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मास तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। पर चार्ज के केस में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है ना। चार्ज के केस में यहाँ पे समझो 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे -3 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे 4 कूलम का चार्ज है। फिर ये लोग एक दूसरे में लड़े, कुछ हुआ, ट्रांसफर हुआ चार्जेस का ऐसे वैसे, यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज हो गया, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज हो गया और एक तीसरा चार्ज है जिसको तुमको फाइंड आउट करना है। सेम लॉ यहाँ पर भी काम करेगा कंजर्वेशन की वजह से कि 2 कूलम -3 कूलम + 4 कूलम ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 3 कूलम्स। अब इसको 1 कूलम + 1 कूलम + x कूलम, पता नहीं मुझको x क्या है। ठीक है, 2 + 6, 6 में से 3 गया, 3 कूलम का चार्ज इधर बचा, 3 कूलम का चार्ज इधर है, प्लस 1 कूलम है, प्लस यहाँ पे क्या है x, 3 कूलम को खा जाएगा, x की वैल्यू कितने बचने वाली है, -1 कूलम। तो ये जो थर्ड चार्ज है मेरा ये कितना है, -1 कूलम का चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर पे हमको एक बात समझ में आई है कि मास हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो उसके साथ ओवरऑल डील जो करते हैं हम कंजर्वेशन के हिसाब से वो इस तरीके से करते हैं। पर चार्ज कैसा हो सकता है, देखो यहाँ पे नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, तो उसके ऊपर डील करते टाइम हमको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बैलेंस को एक दूसरे में समझना पड़ता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझ में आई। पर ये लॉ डिफाइन करते टाइम मैं अगर उसके हिसाब से लिखने की कोशिश करूँ दूसरे वाले, तो मैं क्या बोलूँगा, ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है ना, देखो ये चार्ज निकल के इसके पास गया, थोड़ा सा
कुछ तो इसके अंदर हुआ। देखो 2 कूलम से 3 कूलम, और किसी से तो इसने लिया होगा, ये 1 कूलम हो गया, 3 से कुछ ना कुछ हुआ होगा, ये 4 कूलम 1 कूलम हो गया, कुछ तो ट्रांसफर हुआ होगा, कुछ ना एक दूसरे को लिए होंगे। ये एक बॉडी थी, एक बंदा था जो 1 किलो का था, ये बंदा था 2 किलो का था, या फिर ये कोई बंदा था जिसके पास 1 किलो खाना था, कोई बंदा था जिसके पास 2 किलो खाना, या छीना छपटी हुई, इसके पास एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना किसी तरीके से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ मास तो इजी है समझा पाना। ट्रांसफर ऑफ मास क्या, मैं 1 किलो को उठा के चावल तुमको दे दूँ, ट्रांसफर हो गया। चार्जेस का ट्रांसफर कैसे हो सकता है? मास का ट्रांसफर फिजिकली दिखाई देता है हमको, मास ट्रांसफर फिजिकल। अगर तुम खा लेते हो कोई चीज़ तो क्या हो गया, मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक। तुम भागते हो, तुम्हारा मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वेराइटी ऑफ स्टफ हो रहा है उसके अंदर। तो फिजिकली उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन चार्जेस के साथ सीन क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं, वो चीज़ भी हमको समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है चार्जेस का। तो चार्जेस का जो ट्रांसफर होता है ना वो 3 तरीकों से होता है। फर्स्ट तरीका तो है कंडक्शन। चार्जेस कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, बाय कंडक्शन। सेकेंड वे जो है उसको बोला जाता है इंडक्शन, ठीक है। और थर्ड वे जो है उसको बोला जाता है फ्रिक्शन। कंडक्शन में क्या होता है ना, कंडक्शन में होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एक बॉडी ने दूसरे बॉडी से किया सीधा कॉन्टैक्ट, और क्या हुआ उस वजह से चार्ज हो गया ट्रांसफर। तो मैंने कैसे बॉल को टच किया तो कुछ चार्जेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स मोबिल होते हैं, हिल सकते हैं, तो मेरी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या करेंगे, उसकी तरफ भागेंगे, तो थोड़ा चार्ज मेरे से निकल के उसकी तरफ चले गया है, इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर। लेकिन ट्रांसफर कैसे हुआ, मैंने कॉन्टैक्ट किया। इंडक्शन क्या होता है ना, इंडक्शन में इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ गई, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ चले गया। और ये सारी हरकत करते क्यों ये लोग, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ही ये सारी हरकतें करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, फोर्सेज होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को खींच खांच मचाते रहता है इसके अंदर। जब ले लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, तो वो खींच खांच मचाना क्या कर देता है, बंद कर देता है। सब खींचातानी बंद हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा वो स्थिर हो जाता है सिस्टम। तो ये ट्रांसफर सब होते रहता है, क्यों, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी पकड़ने के लिए, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में चीज़ें इंड्यूस होती हैं। इंड्यूस होने का क्या मतलब है कि किसी न किसी तरीके से तैयार की जाएंगी बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मेंबर ले लो और एक और मेंबर ले लो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ ना, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज होगा, कांटेक्ट नहीं हुआ है। जब कांटेक्ट ना होने की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये सारा नेगेटिव यहाँ पे आके अकोमोडेट हो जाएगा। ये थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो इसके फोर्सेस क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट तो किया नहीं अभी तक, तो सारा नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, सारा पॉजिटिव क्या हो जाने वाला है, ऑटोमेटिकली इस जोन में बच गया। अब इसके कांटेक्ट में कोई और एलिमेंट आ जाए जो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बैलेंस मेंटेन करा है या कुछ कम ज़्यादा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर आने लगे। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ कि इस एलिमेंट में क्या हुआ, इंड्यूस हो गया थोड़ा सा नेगेटिविटी, क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा इंडक्शन हुआ। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक तरफ सरक गए, सिर्फ पॉजिटिव एक साइड में बैठा है, तो दूसरी जगह से इस तरफ क्या होना शुरू हो गया, ट्रांसफर होना शुरू हो गया। इसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बाय इंडक्शन, ठीक है। थर्ड तरीका जिसको हम देख रहे हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो इरेगुलर सरफेसेस पे ही होता है। जितना ज़्यादा इरेगुलर सरफेस होगा, तो मेरे दोनों हाथों में समझो कि मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, रगड़ने की कोशिश करता हूँ। जब मैं दोनों को रब कर रहा हूँ जोर से, तो क्या हो रहा है, बेसिकली मुझको फील हो रही है कि इसके अंदर हीट पैदा हो रही है, ठीक है। तो ये हीट क्या हुई, ये हीट एक टाइप की थर्मल एनर्जी हुई। अब थर्मल एनर्जी है और मैं रब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझको मेरे को मूवमेंट दिखाई दे रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये कैसी एनर्जी हो गई, मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड कौन से टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने शुरू किधर से किया, मैंने शुरू किया रब करने से, तो वो टाइम पे किस टाइप की एनर्जी बनी, काइनेटिक एनर्जी बनी, जो मैंने दी उसको, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी किस में पहुंची, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, रब होने लगा एक दूसरे की तरफ। अब जब रब होना शुरू हो गया, थर्मल एनर्जी बनने लगी, तो इस सरफेस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस सरफेस पे एटम्स होंगे, एटम्स के कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये थर्मल एनर्जी मिलने वाली है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से जो बैठा हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होना शुरू हो गया है। इसको किसी प्रोटॉन ने टाइटली पकड़ के रखा है अपने फोर्स से, लेकिन ये अब एक्साइट हो रहा है। इसको बहुत सारी थर्मल एनर्जी मिली, ये एक्साइट होना शुरू हो गया। इसने क्या किया, जो एनर्जी से इसको पकड़े रखा था, बैरियर तोड़ दिया, एनर्जी मिल गई ना, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, बैरियर क्या कर दिया, तोड़ के क्या हो गया, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ये निकल गया उसमें से बाहर, मूव कर गया। तो किसी न किसी तरीके से क्या हो गया, वहां पे भी ट्रांसफर हो गया है चार्जेस का, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन से भी ट्रांसफर पॉसिबल है, इंडक्शन से भी ट्रांसफर पॉसिबल है, और कंडक्शन से भी ट्रांसफर पॉसिबल है। सबका एम है स्टेबिलिटी। जब काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ना, तो बहुत क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाता है, बहुत हिलने लगता है, हिल करके वो बैरियर को तोड़ देता है, फिर कहीं पे जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ दिया, थर्मल एनर्जी क्या हो गई, डाउन, खत्म।
ठंडा हो गया सिस्टम पूरा का पूरा। अब जब पूरा सिस्टम ठंडा हो गया है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी न किसी एटम के नज़दीक पहुंचेगा, कहीं ना कहीं पहुंचेगा, कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने वाला है, और फिर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो जाके उसके ऑक्टेट में या उसके नज़दीक जा, कैसे भी समझो कि उधर जाकर के स्टेबल तरीके से क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इनको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। इस तरीके से चार्जेस क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ये मास का ट्रांसफर था, इससे इस तरीके से डील किया जाता है। ये चार्जेस का ट्रांसफर है, चार्जेस के ट्रांसफर के साथ इस तरीके से डील किया जाता है। जिन लोगों को नोट्स कॉपी करने हैं कर सकते हैं, कर लिया, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोज में अच्छा होता है, ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता। लाइव लेक्चर्स में थोड़ा देर रुकना पड़ता है क्योंकि लोगों को कॉपी करने टाइम लगता है। यहाँ पे आप लोग तो पॉज बटन दबाओ और सारा का सारा कंटेंट कॉपी कर लो। कुछ लोग तो बीच में से स्क्रीनशॉट भी मार लेते हो, टेक्नोलॉजी का पूरा सदुपयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, सब टेक्नोलॉजी ही हमारे लाइफ को एडवांस बनाती है, हमको टेक्नोलॉजी के थ्रू ही चलना चाहिए। ये सारी पढ़ाई हम टेक्नोलॉजी के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ गलत नहीं है। बहुत ज़्यादा नोट्स बनाते बैठने में टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉपी करते बैठने में टाइम वेस्ट होता है। अगर तुम्हारी समझ अच्छी है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तुम जल्दी से अडेप्ट कर ले रहे हो और तुमको समझ में आ गया सब कुछ चार्जेस के बारे में, तो कुछ इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस, इतने सारे PDF, इतनी सारे बुक्स बनी हुई हैं, दुनिया के नोट्स बने हुए हैं, तुमको एक और टेक्स्ट बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम वो टाइप के पर्सन हो जो लिख के लर्न करता है, लिखते लिखते लर्न होता है, लिखने से जिसको बॉडी में अच्छा फील होता है, कनेक्टेड फील होता है कॉन्सेप्ट से, तो नोट्स बनाने की प्रक्रिया उनके लिए होती है। जिन लोगों को लगता है कि नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, उन लोगों के लिए नोट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट था चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है कूलम्स लॉ, ठीक है। हमको नेक्स्ट जिसके बारे में पढ़ना है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे की तरफ फोर्स कैसे एग्जिबिट करते हैं। तो फोर्सेस को हमको समझना पड़ेगा, फोर्सेस, इंटरैक्शन, फोर्सेस और इंटरैक्शन हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे फोर्सेस इंटरेक्शन कैसे बिहेव कर रहे हैं ये बात समझना पड़ेगा। तो हमको पता है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं। ये बात हमको क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब चार्जेस सेम नेचर रखते हैं, जब चार्जेस एक दूसरे की तरह होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो इन केसेस में क्या होने वाला है कि किस टाइप का फोर्स डालने वाले हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले, रिपल्सिव फोर्स डालने वाले, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स हमको मालूम है। और जब सेम टाइप का इनका नेचर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का नेचर होगा, मतलब अपोजिट टाइप का नेचर इनका होगा, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ किस टाइप का फोर्स डालने वाले हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अगर अपोजिट होंगे नेचर में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम होंगे एक दूसरे के नेचर से तो एक दूसरे को रिपेल करने वाले। इतनी बात हमको समझ में आती है, ठीक है। अब ये रिपेल करते कैसे हैं या अट्रैक्ट करते कैसे हैं ये बात समझ में आएगी। लेकिन इसी केस में अभी ये सारी हरकत किसके साथ हो रही है, चार्ज के साथ हो रही है। एक और फंडामेंटल क्वांटिटी अपनी जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम कौन सी बात करते हैं, मास। मास के साथ ये जो फोर्स है, ये कौन से टाइप का फोर्स बन जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है। जिन लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कनेक्टिंग फील होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। इसको इंटरमोलिकुलर, इंटरएटॉमिक, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इस केस में कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, कभी फोर्स ऑफ रिपल्शन बन जाता है। ये बात हमको समझ में आती है, ठीक है। अब कूलम्स लॉ इसके अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ध्यान से देखो कि एक चार्ज है, यहाँ पे ही मैं लिखता हूँ, एक चार्ज है Q, दूसरा एक चार्ज है नेगेटिव ऑफ Q, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर देंगे। इन दोनों जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा रखेंगे, जितना इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होने वाला है कि चार्ज के बीच का फोर्स ज़्यादा होने वाला है। समझो ये 500 कूलम का चार्ज है, ठीक है, ये 700 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे कोई 5 कूलम का चार्ज है, यहाँ कोई 7 कूलम का चार्ज है। तो मुझको एक बात समझ में आएगी कि इनके बीच का फोर्स और इसके बीच का फोर्स जो होगा कम ज़्यादा होने वाला है। इसके बीच का फोर्स ज़्यादा होगा, इसके बीच का फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा कम होने वाला है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो होगा, इसका फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो फोर्स जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि Q1 पे चार्ज कितना ज़्यादा है और Q2 पे चार्ज कितना ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंड चीज़, फोर्स इस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम है, और वो भी उसके स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होने वाला है। यही चीज़ हम लोगों ने ग्रेविटी में भी देखी थी, जहाँ पे हम फोर्स को क्या बोला करते थे, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर,
ठीक है, ऐसा बोलते थे हम लोग वहाँ पे, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बोला जाता है। यहाँ पे भी फोर्स वैसे ही काम कर रहा है, यहाँ पे g लग जाता था, g को हम क्या बोलना शुरू कर देते थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल देते हैं। यहाँ पे जब हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लग जाने वाला है कांस्टेंट k, और हम लिख देंगे q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में स्पेसिफिकली k का वैल्यू कितना होता है, k इज नथिंग बट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे g का वैल्यू अगर तुम लोगों को याद रहे तो कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हम मास के साथ डील कर रहे हैं, देखो यहाँ kg स्क्वायर है, हम चार्ज के साथ डील कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कूलम स्क्वायर है। ठीक है, ये कूलम का लॉ है। कूलम ने यही बताया है कि अगर दो चार्जेस एटमॉस्फेयर में होंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स डालेंगे, या तो अट्रैक्टिव फोर्स डालेंगे या तो रिपल्सिव फोर्स डालेंगे। या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के साथ लगी हुई एक बात और बता दूंगा, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट कर देंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में हमको पढ़ना है वो है ट्रांसफर। अब ट्रांसफर को समझने की कोशिश करो, तो एक्चुअली तुम ट्रांसफर समझ चुके हो, पर ट्रांसफर के साथ एक चीज़ बतानी रह गई है। अब ट्रांसफर ऑफ चार्जेस जब हो रहा था तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक सिस्टम में से निकल करके चार्ज क्या हो रहा है, दूसरे सिस्टम में आ रहा है। ऑब्वियस है, एक सिस्टम में से चार्ज निकल करके क्या जा रहा है, दूसरे सिस्टम के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर से क्या होगा कि चार्ज लेकर कौन जाएगा, तो इसके अंदर हमारे पास होंगे एटम। इस सिस्टम में एटम्स के अंदर क्या होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अब प्रोटॉन्स तो ट्रांसफर होते नहीं, तुमको मालूम है कि सेंटर न्यूक्लियस में कैसे होते हैं, बाइंड होते हैं। तो चार्ज लेकर के यहाँ से चलने कौन वाला है, इलेक्ट्रॉन चलने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके जब यहाँ पे आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कुछ चार्ज लेकर के ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कुछ चार्ज लेकर के ट्रांसफर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो कुछ चार्ज लेकर के ट्रांसफर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के चार्ज ट्रांसफर होंगे। तो ठीक है, तो अगर मुझको ये समझना है कि इसके अंदर से कितना चार्ज इसके अंदर आया है, तो जो टोटल चार्ज इसके अंदर से इसमें आया है उसको मैं कितना अज्यूम कर लूँगा, Q। ठीक है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, ऑब्वियस है। तो द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, Q जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। इसका मतलब जो टोटल चार्ज मेरा आने वाला है दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, that will be nothing but multiple of charge on 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमको एक बात समझ में आई है कि ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम लोग सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तुमको समझ में आएगा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे कभी टाइम निकाल करके। पर फिलहाल तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए इतनी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो तो इतना चार्ज जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यही वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से। ठीक है, तो इसको मतलब क्या है कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलना शुरू कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने 9th 10th स्टैंडर्ड में इंग्लिश हिंदी मराठी का ग्रामर पढ़ा हुआ है, इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, कूलम्स लॉ को। वैसे ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस जो है वो कूलम्स लॉ के पहले लिखा हुआ है, पर ठीक है तुम लोग इसको समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन जो शब्द है, इस वर्ड को समझ पाना बहुत जरूरी है। एक तो तुम 2 शब्दों को पहले समझने की कोशिश करो, 2 वर्ड्स को। एक तो तुम मेजर करने की कोशिश करो, ठीक है, दूसरा तुम काउंट करने की कोशिश करो। कोई भी कुछ भी मैटर जो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में उसको तुम मेजर कर सकते हो। जैसे हम लोग जब हिंदी में पढ़ा करते थे 9th में 10th में, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा हिंदी में। मैं तुमको थोड़ा पीछे लेकर के चलूंगा। तो हम लोगों ने हिंदी में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है। एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या बोला जाता था, विशेषण बोला जाता था। विशेषण जो होते थे ना 2 टाइप के हुआ करते थे। कौन से टाइप के होते थे, एक तो परिमाणवाचक विशेषण हुआ करता था और एक दूसरे टाइप का विशेषण होता था, उसको संख्यावाचक विशेषण बोला जाता था। संख्यावाचक का मतलब है वो चीज़ें जो काउंट की जा सकती है।
परिमाण का मतलब है वो चीज़ है जो मेजर की जा सकती है। जैसे तुम पानी लोगे तो पानी को वॉल्यूम के हिसाब से मेजर करोगे, मैटर लोगे मैटर को मास के हिसाब से मेजर करोगे। लेकिन अगर तुम समझो शर्ट खरीदने गए हो तो शर्ट को किलो के हिसाब से नहीं खरीदोगे, शर्ट को क्या करने की कोशिश करोगे, काउंट के हिसाब से खरीदने की कोशिश करोगे। इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को, ये जो काउंटिंग वाला प्रोसेस है, इस काउंटिंग वाले प्रोसेस को क्वांटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, हम क्वांटिटी के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम परिमाण के हिसाब से नहीं समझ रहे हैं, हम उसकी संख्या के हिसाब से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्वांटिटी को कैसे मेजर कर रहे हैं, उनके काउंट्स के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, उनको किस हिसाब से मेजर नहीं कर रहे हैं, उनके वॉल्यूम, उनके इन मास के हिसाब से मेजर नहीं कर रहे हैं। तो चार्जेस के साथ भी वैसे ही होता है। चार्जेस जब ट्रांसफर होते हैं तो काउंटिंग में ट्रांसफर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे क्या हो सकता है कि हम काउंट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन गए हुए। जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उतना एक इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज लेके गया। एक इलेक्ट्रॉन गया 1.6 × 10⁻⁹ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया और एक 1.6। मुझको समझ में आ रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1.6 × 10⁻⁹ के मल्टीपल्स में ही वैल्यू क्या होते जा रही है, कम होते चली जा रही है। तो मुझको यहाँ पे क्या समझ में आया है कि एक इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होता है तो कितना चार्ज लेकर के निकल जाता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का। तो एक सिस्टम में से जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें इतना चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, और दूसरा सिस्टम जिसके अंदर इतना चार्ज आया वो क्या हो गया, उसके अंदर बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन के केस में, 2 इलेक्ट्रॉन के केस में यही वैल्यू फिर से वही कहानी बता रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 के केस में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n के केस में n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं क्या लिखूंगा, n। तो टोटल चार्ज जो मेरा ट्रांसफर हो रहा है वो कितना ट्रांसफर हो रहा है, इस Ne, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हम इससे इंडिकेट करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, उस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कहीं लॉस हो रहा है तो कहीं गेन हो रहा है। देखो यहाँ पे उतना लॉस हुआ है, नेगेटिव गेन हुआ है, पॉजिटिव। इस नज़रिए से भी इसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि मेरा Q का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसके ऊपर, 1.6 × 10⁻⁻⁹ के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बात मुझको समझ में आती है। ठीक है, तो मेरे जो सिस्टम बनेंगे, मतलब अगर मेरा चार्ज ट्रांसफर होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो इस वैल्यू के मल्टीपल्स में ही होगा, ऑब्वियस है। ये वैल्यू के मल्टीपल में होगा, ये तो 1.6, या तो 3.2, या तो 4.8। समझो 16 का टेबल, 1.6 पर मैं ऐसा पॉइंट हटा दूं तो ये बन जाएगा 16 × 10⁻⁸। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, -20 हो जाएगा, ऐसे लिख दो। तो मेरा जो कुछ भी ट्रांसफर होने वाला है चार्ज वो इस 16 के मल्टीपल में ही होगा, ऑब्वियस है। या तो 16 गया, 16 × 10⁻20 लेकर के गया, या फिर 32 × 10⁻20 लेकर के गया, या तो 48 × 46, ऐसे मल्टीप्लाई होते चले जा रहा है। ठीक है, इसके मल्टीपल्स में जा रहा है। अब इसके मल्टीपल्स में कौन बैठता है, ये 4 के टेबल में चले जाएगा, ऑब्वियस है। या फिर किसके टेबल में चले जाएगा, 8 के टेबल में चले जाएगा, या तो ये खुद 16 के टेबल में जाएगा, या 32, या 64, या 128, इसके अकॉर्डिंगली ही ये चलते चले जाने वाला है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डेवलप होते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे डेवलप होते हैं कि हमको एक क्वेश्चन पूछा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेस एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, 8 कूलम, और यहाँ पे क्या दिया मुझको 15 कूलम। यहाँ पे मुझको थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 17 कूलम, फोर्थ ऑप्शन मुझको दिया हुआ है 25 कूलम। मुझको ये पूछ रहा है कि अगर एक बॉडी में से दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, तो कितना, ये इतना ट्रांसफर हो सकता है क्या, ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है, कितना ट्रांसफर पॉसिबल है। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इनमें से कौन 16 का मल्टीपल मुझको दिखने वाला है, या कौन है जो 16 को डिवाइड कर सकता है, तो वो 8 कूलम है। अगर मुझको चेक करना है तो Q = N, E में लिख दूं 8 = N × 1.6 × 10⁻⁻19 लिख दूंगा। 8 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻+19 बन जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाने वाला है, 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 5 ज़ा, आंसर आ गया 5 × 10⁻⁻19। तो बेसिकली ये n का वैल्यू है। n क्या था, n वॉज नथिंग बट n वॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक होल नंबर है क्या, सबसे पहले देखने की कोशिश करो। n × -19 नहीं है, पॉजिटिव है। 5 × 10⁻19 एक होल नंबर है क्या। अभी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा नंबर होगा, एक होल नंबर होने वाला है। या तो 0 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, या तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, या तो वहाँ से नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो वो माइनस में काउंट करेंगे वो लोग। एक इंटीजर ही वैल्यू मिलने वाली, लेकिन एक डेसिमल वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, एक फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं मिलने वाली, हमेशा कैसी मिलेगी, एक इंटीजर की वैल्यू मिलेगी। तो इस वजह से अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँ 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 19 टाइम्स लिखूंगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे।
ठीक है। तो हमेशा n की वैल्यू कैसी मिलती है, होल नंबर। अब इस केस में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो 15 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विल बी इक्वल टू n, 10⁻19 ऊपर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1.6 इसको 150 कर देगा। 16 से जब इसको काटूंगा कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यू बन जाएगी, वो डेसिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो डेसिमल वैल्यू हो नहीं सकते, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा नहीं सकते, संभव नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि तुमको इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस डेवलप होंगे जो पूछेंगे, तो ये क्या होता है ना, इनके मल्टीपल्स में होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो n की वैल्यू एक होल नंबर मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ही ये काम क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो अगर इसके मल्टीपल्स में आ गया तो ऑब्वियस है कि चले गया। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो सकता, पॉसिबल नहीं। 3.6 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो पाएंगे, संभव नहीं है, ठीक है। तो ये n का वैल्यू जो है हमको कैसा मिलना चाहिए, कुछ ऐसे ही मिलना चाहिए, ऐसे और ऐसे नहीं मिलना चाहिए। तो दिस सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट बट दिस कैन एग्जिस्ट। 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी ट्रिक क्या है कि ये 16 के मल्टीपल में चले गया तो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो लौट के चलते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। अब कूलम्स लॉ को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ, मैंने अभी बताया Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, किसके अंदर F इज इक्वल्स टू, ध्यान देना अभी, K की एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हमको क्या याद रखना पड़ेगा कि K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। इतनी बातें तो हमको समझ में आई। यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि ये हमारा कांस्टेंट है K। अब यहाँ पे एक खास बात है, अगर मैं ग्रेविटी की बात फिर से कर लूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ग्रेविटेशन के हिसाब से इसको कंपेयर करने की कोशिश करूँ या फिर मास के हिसाब से देखने की कोशिश, चार्ज और मास के हिसाब से हम इसको देखने की बार बार कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या बन जाती है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ पे G का वैल्यू कितना हो जाता था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास K मिला। अब एक बात खुद ही समझने की कोशिश करो कि ये जो G है यहाँ पे और ये जो K है, इनके बीच में हमारे पास काफ़ी चर्चा हो जाने वाली है, ठीक है। तो एक जनरली एक क्वेश्चन भी डेवलप होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कांस्टेंट्स ऑफ, इसके कांस्टेंट, पहली बात तो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K के बारे में तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाओ तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर जगह G की वैल्यू कितनी होने वाली है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही होने वाली है, किसी से भी इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ पे K की बात करने अगर मैं शुरू करूँ तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 जो है दिस इज नथिंग बट परमिटिविटी, दिस इज नथिंग बट परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन 0 लिखा है, इस वजह से ये क्या बन गई, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम जो है वो चार्जेस को एक दूसरे की तरफ आने देने के लिए कितना परमिट कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, एप्सिलॉन 0 डिसाइड करता है। एप्सिलॉन अगर मैं बोल देता हूँ सिर्फ, तो उसको मैं क्या लिखना शुरू कर दूंगा, वो बन जाएगा मेरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस भी मीडियम के अंदर मैं दोनों चार्जेस को लेकर के आ रहा हूँ वो मीडियम इसको इनको कितना परमिट कर रहा है, ये बात बताना शुरू कर देगा। तो अगर कोई मीडियम है, समझो वाटर है, वाटर में मैंने एक चार्ज डाल रखा है Q2, दूसरा चार्ज डाल रखा है Q1 और Q2। वाटर के मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट रिपेल करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। अब वैक्यूम में क्या होगा, वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं है, तो Q1 Q2 बिना किसी टेंशन के एक दूसरे के नज़दीक जा सकते हैं, एक दूसरे से रिपेल हो सकते हैं, कोई दूसरे चार्जेस नहीं है बीच में परेशान करने के लिए। लेकिन वाटर में या किसी भी मीडियम में जब मैं इनको डाल दूंगा तो ये मीडियम भी इन चार्जेस के साथ क्या करना शुरू कर देता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 खुद जाके यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे K का वैल्यू जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन K की ये वैल्यू जो है एयर और वैक्यूम दोनों के लिए वैलिड है। तो हम ये वैल्यू रख करके बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये वैल्यू जो है एयर और वैक्यूम के लिए कैसी है, वैलिड है। लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का जो वैल्यू है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओगे तो वहाँ पे G का वैल्यू 6.67 ही होगा, लेकिन K का वैल्यू पानी में अलग, हवा में अलग,
हनी में डाल दोगे अलग, पैराफिन में डाल दोगे अलग, हर जगह जिस मीडियम में तुमने उसको डाल रखा है वो मीडियम के हिसाब से क्या होते रहता है, डिफरेंट होते रहता है, अलग अलग होते रहता है, ठीक है। इस वजह से इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि हमको समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इप्सिला, ये मीडियम बहुत बहुत तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब मीडियम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो जाने की वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमको एक रिलेटिविटी समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले चार्ज बताए थे कि Q1 500 और Q1 700, और एक जगह बताया था कि Q1 5 और Q2 कितना है 7 है। तो इसके बीच के जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगे और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स क्या होने वाला है, थोड़ा सा कम होने वाला है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो मीडियम है वो कितना परमिट कर रहा है, परमिटिविटी कितनी है। तुम पढ़ रहे हो तो किससे अच्छा पढ़ रहे हो, तुम किसी न किसी से अपने आप को कंपेयर करोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, तुम शर्मा जी के लड़के से अपने आप को कंपेयर करने वाले हो, ऑब्वियस है। तो ये परमिटिविटी जो मीडियम की होती है इसको भी किसी न किसी के साथ क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर करके पता चलता है ये मीडियम जो है उसके हिसाब से कितना अच्छा है, ये मीडियम उसके हिसाब से ठीक है, तुम शर्मा जी के लड़के के हिसाब से गधे हो, ठीक है, पर अपने हिसाब से तुम तोप हो। ये एक रिलेटिव एक्सपीरियंस है, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप का रिलेटिव फिनोमिना है समझने का ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं जिसको हम बोलना शुरू कर देते हैं इप्सिला आर। इप्सिला आर इज नथिंग बट इप्सिला अपॉन इप्सिला जीरो, जहाँ पे इप्सिला आर इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी की एक साथ खास बात है, इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सुना होगा तुम लोगों ने इसके बारे में। इसको क्या बोला शुरू कर देते हैं हम लोग, इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कंडक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि चार्जेस तो होने वाले हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करने वाले। हमारा जिस भी मीडियम में है वो मीडियम का एक फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अच्छा होगा, फ्लो चार्जेस का या फिर अलाउंस चार्जेस का एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की एबिलिटी, परमिटिविटी उतनी अच्छी होगी, और जितना कम होगा उतनी ही खराब होने वाली है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो कंडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। तो यहाँ पे तुमको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले के पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर इस इप्सिलॉन जीरो को समझ के रखना पड़ेगा। ये वैल्यू सिर्फ एयर और वैक्यूम पे काम कर रही है, बात समझना पड़ेगा। इप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी है पर वैक्यूम है, इप्सिला वो परमिटिविटी है जिस मीडियम में तुमने दोनों चार्जेस को डाल रखा है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तुमने हवा में पकड़ रखा है, हवा के मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से इनको एक दूसरे की तरफ आने जाने नहीं दे रहे या आने जाने दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को तुमने पानी में डाल दिया, तुम लोगों ने इनको दीवार में चुनवा दिया, तो ऑब्वियस है तो क्या होने वाला है, एक दूसरे की तरफ जा पाएंगे क्या, ऑब्वियस है नहीं जा पाने वाले। तो ये परमिटिविटी है। अब ये परमिटिविटी कैसे कंपेयर करें, तो वो दीवार में जो दोनों चार्जेस हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ नहीं फोर्स डाल पा रहे हैं, लेकिन वाटर में डाल पा रहे हैं। तो वो मीडियम जो है, मेरा वॉल जो मीडियम है वो अच्छा नहीं है, कंपेयर टू हुम, कंपेयर टू द वाटर, ठीक है। अब वाटर किससे अच्छा नहीं है, वाटर एयर से अच्छा नहीं है कंपेयर टू एयर। तो ये दोनों सबको एक दूसरे से कंपेयर करने के बजाय इन सबको किससे कंपेयर किया जाता है, डायरेक्ट वैक्यूम से कंपेयर किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखना शुरू कर देते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इन दोनों के रिलेशनशिप को हम समझते हैं, तो हम एयर को समझेंगे वैक्यूम के हिसाब से कितनी अच्छी है, हम वाटर को समझेंगे वैक्यूम के हिसाब से कितनी अच्छी है, हम दीवार को समझेंगे वैक्यूम के हिसाब से कितने, दोनों चार्जेस खा लो, तुम्हारे पेट का मीडियम समझेगा वैक्यूम के हिसाब से कैसे। इन सब में से चारों में से मुझको पता चला हाँ एयर ठीक है, एयर अच्छा है, एयर में हो जाएगा, परमिट कर लेगा, तो मैं एयर को चूज करूँगा। इसको क्या बोलेगा, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको बताएगा कहाँ चार्जेस अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कहाँ चार्जेस ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आज के लिए इन सारे बेसिक्स के अंदर बस इतना ही था। तुमको बस ये सारी बातें समझ के रखनी है, तुमको कूलम्स लॉ समझ के रखना है। तुमको कूलम्स लॉ पूरा ग्रेविटेशनल लॉ ही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था G, यहाँ पे है K, वहाँ पे 6.67 × 10⁻11, यहाँ 9 × 10⁹, वहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम के हिसाब से बदलता है। पर एयर और वैक्यूम जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको रख के हम सॉल्व करते हैं उसके लिए ये वैल्यू वैलिड है। ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू कम ज़्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। मीडियम के ऊपर हमको दो बातें समझ में आई, इप्सिलॉन और इप्सिलॉन जीरो, इन दोनों का रिलेशनशिप हमको रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, जिसके अंदर हम कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्वांटाइजेशन के ऊपर। क्वांटाइजेशन एक बहुत साधारण कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लाइमलाइट मिली हुई है, कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीपल्स में 1 किलो एक बिस्किट खरीदोगे,
या 2 खरीदोगे या 3 खरीदोगे, 3.5 बिस्किट खरीदोगे नहीं, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं सकते। तो कोई तुमको ला करके बोलेगा कि भाई 5 रुपये का एक बिस्किट है, 17.5 रुपये बिल बन गया, तो संभव ही नहीं 17.5 रुपये का पैसा बनना, क्योंकि एक बिस्किट 5, 10, 15, 20, 17.5 कैसे हो गया भाई? 17.5 हो गया, मतलब ये सिस्टम ऑफ चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिस्टम ऑफ ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। इस तरीके से बिस्किट नहीं खरीदे जा सकते। सिंपल है, इतनी समझ तो तुम्हारे पास बचपन से ही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी तक के लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट सम मोर डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।